हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करे हैं। टाइटल है अपना द टाइगर किंग, जो कि लिखा है कल्कि ने। यार देखो, कल्कि जी जो थे ना हमारे, बहुत ही फन वे के अंदर बहुत ही सटारिकल तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते थे। मतलब कि कोई ऐसा इशू जो कि बहुत ही अहम है, उसको बहुत ही फन वे के अंदर जो है वो लिखते थे, ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। और बड़ा मजा आता है इनकी स्टोरीज पढ़ने में। अगर मैं इस चैप्टर के टाइटल की बात करता हूँ तो मैं हमेशा की तरह टाइटल का जिक्र जो है वो एंड में करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना होता है पूरी स्टोरी को पढ़ लेने के बाद यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, क्या कोई और टाइटल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका सारा जिक्र हम चैप्टर के एंड में ही करते हैं। तो ये टाइटल अप्रोप्रिएट क्यों है, इसकी बात मैं एंड के अंदर करूंगा। सबसे पहले हम हमारे कल्कि साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। कल्कि साहब का जो पूरा नाम है वो नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ठीक है, इनका पेन नेम जो है वो कल्कि है, जो कि उस टाइम के आदमी है जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, मतलब कि आप देख रहे हो इनकी डेथ जो है 1954 के अंदर हुई थी। तो उस टाइम पे जो कि इंडिया के कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते थे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज का मेरा क्या मतलब हो गया, जैसे आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी इशू क्या है, हमारा पोल्यूशन बहुत बड़ा एक कंटेम्प्रेरी इशू है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो खासकर दिल्ली के अंदर जो होने लगा है। देन उसके बाद जो बेरोजगारी है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत बड़ा कंटेम्प्रेरी इशूज है। तो इन इशू पर जो है हमारे कल्कि साहब ऐसे मुद्दों पर जो है बहुत ही फन वे के अंदर, बहुत ही सटारिकल तरीके से लिखते थे, ताकि वो एक तंज भी कस दे, प्लस लोगों तक फन भी पहुंचा सके। ध्यान रखना, ये एक फनी पर्सन थे, लोगों को एंटरटेन करते थे। उनकी स्टोरीज जो है बहुत ही फन होती है। इनफैक्ट ये चैप्टर भी आप जब पढ़ोगे तो इन्होंने बहुत ही सटारिकल तरीके से, बहुत ही फन वे के अंदर चीज़ों को लिखा हुआ है। और इस चैप्टर के अंदर भी इन्होंने बहुत ही जो एक अहम मुद्दे हैं, सीरियस मुद्दे हैं, अनरिजॉल्व मुद्दे हैं, जो कि टाइगर हंटिंग है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जो है बेटा वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर के सारे मेन कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक महाराजा है प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम एक जगह समझ लो आप, जिसके टाइगर को हम क्या, जिसके किंग को हम क्या कहते हैं, द टाइगर किंग कहते हैं। क्यों कहते हैं टाइगर किंग, उसकी बात भी मैं आपसे आगे जो है चैप्टर के अंदर करूंगा। देन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्शन करते हैं कि जो हमारे किंग है उनकी डेथ का कारण एक टाइगर बनेगा। फिर उसके बाद एक दीवान भी है। दीवान कौन होते हैं, हमारे राजा के राइट हैंड समझ लो, कि भाई राजा के बाद जो पावर है वो सारी दीवान के पास है। फिर इस चैप्टर के अंदर कुछ ब्रिटिश मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसकी वाइफ का भी जिक्र हो रखा है, जो कि एक टाइम पे जो है राजा के पास आते हैं कि हमें टाइगर जो है वो हंट करना है, लेकिन राजा उनको मना कर देते। चैप्टर के अंदर मैं प्रॉपर डेप्थ के अंदर समझाऊंगा सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है वो राजा की वाइफ है, मतलब कि क्वीन है हमारी, जो कि जब राजा के खुद के एरिया के अंदर टाइगर कम पड़ जाते हैं तो वे एक ऐसी जगह की रानी से शादी करते हैं जहां पे बहुत सारे टाइगर्स हो। तो उस क्वीन का जिक्र इस चैप्टर के अंदर हो रखा है। फिर एंड के अंदर एक वुडन टॉय टाइगर है, उसका भी जो है इस चैप्टर के अंदर जिक्र हो रखा है। ठीक है, चलो बेटा, अब उसके बाद अगर मैं थीम की बात करता हूं तो यहाँ पे जो टाइगर किंग हमारे कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा है वो एक फनी स्टोरी है। ठीक है, और ये हमें ये बताती है कि ज्यादा पावर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। मतलब कि आप ये ऐसे समझ लो कि अब जब पावर का आप मिसयूज करना शुरू करते हो, तो एक ना न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जैसा कार्य करोगे, जैसे कर्म करोगे, वो रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आएगा। आप अच्छा करोगे तो अच्छाई रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, आप बुरा करोगे तो बुराई जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। वही इस चैप्टर के अंदर हुआ है। यहाँ पर जो है हमें ये स्टोरी ये सिखाती है कि जो ग्रीड है और चाहने की जो इच्छा होती है कि मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, उसके आउटकम्स हमेशा से बैड होते हैं। हर चैप्टर के साथ में एक कोट देता हूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को आंसर्स लिखना सिखाऊंगा, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपके आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनेंगे। देखो भाई, कोड क्या है, मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। मतलब कि अब जैसे कि मान लो अगर मैं हमारे कंप्यूटर की बात करूं, हमारे फोन की बात करूं, हमारे कोई भी डिवाइसेस की बात करूं, उसके अंदर अगर मैं बहुत ज्यादा पावर दे दूं तो उसका प्रोसेसर खराब हो जाएगा। अगर मैं उसके अंदर बहुत कम भी पावर दे दूं तो उसका प्रोसेसर खराब हो जाएगा। तो पावर जो है वो एक सही मात्रा के अंदर आनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसेसर चलेगा। तो ये कोड आप जो है जब जब इसके आंसर्स करोगे लिख सकते हो, आपके आंसर्स के अंदर बहुत ही वजन आएगा। चलिए बेटा, बिना समय वेस्ट के अब हम प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपका फाउंडेशन इस चैप्टर का बनाना चाहूंगा। देखो बेटा, अगर मैं टाइगर हंटिंग की बात करूं, ये एक बहुत ही फेमस आर्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है अकबर। ध्यान रखना, 16 सेंचुरी के अंदर अकबर ने जो है वो हंटिंग वगैरह स्टार्ट की थी। और उनके टाइम पे क्या होता था कि जो हंटिंग होती थी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी, बहुत ही भारी मात्रा के अंदर लोग आते थे, बिल्कुल बढ़िया एक शान और शौकत की तरीके से वो जो है हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, जिसको यहाँ पे अकबर वगैरह ये सब लोग क्या कहते थे, शिकार कहते थे। ठीक है, उसके बाद जो भी मुगल एम्पर से उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। देन उस मतलब 1857 तक इन्होंने इसको कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए
अंग्रेजों ने भी उसको जो है वो कंटिन्यू किया। और उस समय पे होता क्या था कि मतलब 1899 से लेकर 1954 तक लोगों के अंदर ना एक बहुत ही एक ऐसी वो रहती थी कि भाई हमें टाइगर डेड रखा है, उसके पास खड़े होके वो फोटो खिंचवाते थे, जो कि उनकी मर्दानगी शो करता है, ठीक है। और उसको वो क्या कहते थे, शान और शौकत कहते थे। इससे वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहते थे उनकी पावर, के आदमी के पास कितनी पावर है, वो मैनलीनेस मतलब कि कितना उसकी मर्दानगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रॉयल्टी और उसकी वेल्थ, ये सारी चीजें जो उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी होती थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, ठीक है, अपना टाइगर को मार रखा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये चीज मैंने लिखी हुई है और आप अपने आंसर्स के अंदर भी जरूर लिखना, कि मर्दानगी जो है वो जानवर को मारने के अंदर नहीं है, टाइगर को मारना मर्दानगी नहीं है, ये तो एक खोखला माइंडसेट है। असली जो पावर है, असली जो मर्दानगी है, वो जानवरों को बचाने में है। ये एक्चुअल में मर्दानगी का एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपका बैकग्राउंड जो है आपका बना दिया है। अब चैप्टर के ऊपर बहुत प्यारे तरीके से चलते हैं। तो देखो बेटा, एक महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, ठीक है, जिनके नाम के आगे देखो ध्यान से समझना, इनको इनके नाम के आगे ना काफी सारे एडजेक्टिव्स लगते हैं। एडजेक्टिव्स कौन कौन से लगते हैं, जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर समराही, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट सर जिलाही, जंग जंग बहादुर, MAD ACTC CRC के द टाइगर किंग, उनको लोग जो है वो द टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं। देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे जो उनके नाम के आगे इतने सारे एडजेक्टिव्स लगे हैं, वो क्या लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं पोस्ट। जैसे कि ये जामेदार जनरल जो है, वो जामेदार जनरल एक पोस्ट होती है, खिलेदार मेजर जो है एक पोस्ट होती है, समराही एक पोस्ट होती है, महाराजा धीराज जो है विश्व सम्राट, ये भी जो है एक तरीके की, उनको उनके नाम के आगे ना उनकी शान और शौकत दिखाने के लिए। जैसे कि अब क्योंकि क्या होता है, हमारे अय्यर साहब जो है, कृष्णमूर्ति साहब जो है, वो साउथ इंडियन है। अब साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है, नाम के आगे ना, जो एक जैसे एक मैन है, वो अपने नाम के आगे अपने फोर फादर्स का नाम इस्तेमाल करता है। जैसे कि वो धमाल मूवी के अंदर आपने देखा होगा, वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है अय्यर, फिर बोलता है वेणुगोपाल अय्यर, फिर बोलता है मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, फिर बोलता है चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, फिर बोलता है शिव शिव वेंकटा राजशेखर श्रीनिवास नत्र चिपल्ली यज्ञ परमपीर परमभूत चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो साउथ इंडिया के अंदर ना इस तरीके के एडजेक्टिव नाम के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट के एडजेक्टिव है वो टाइगर किंग के नाम के आगे जो है लगाए हुए हैं। अब एग्जाम के अंदर सर क्या ये सारे नाम हमें लिखने पड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर इतना ज्यादा टेस्ट नहीं करते। एक दो अगर आपके नाम दिमाग के अंदर आ जाए, जैसे कि जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, फिर आपके उसके बाद MAD ACTC CRC के, ये भी इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, एग्जामिनर पूरे मार्क्स आपको देते हैं, ठीक है। तो ये उनके नाम के आगे जो है एडजेक्टिव्स लगते थे। अब यहाँ पे बहुत ही सटारिकल, बहुत ही फन वे के अंदर हमारे कल्कि साहब क्या लिखते हैं, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग इसको टाइगर किंग क्यों कहते हैं। इनफैक्ट अगर कोई स्तूका बॉम्बर भी आ गया ना, स्तूका बॉम्बर का मतलब कि उस टाइम के जो प्लेन होते थे जो कि बम बम गिराते हैं, उसको स्तूका बॉम्बर हम कहते हैं, कि उस अगर कोई स्तूका बॉम्बर आ भी जाए ना तो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें प्रॉपर जो है वो स्टोरी पूरी बताऊंगा कि इसको टाइगर किंग क्यों कहते थे। फिर वो ये कहता है कि भाई जो भी इस टाइगर किंग के बारे में पहले पढ़ता है वो हमेशा से उससे जो है वो मिलना चाहता है, क्योंकि भाई इतना करेजियस पर्सन होता है कि सबकी इच्छा होती है इससे मिलने की। लेकिन वो कह रहा है कि ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही बोल दे रहे हैं कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में, हमारे भरत ने जो है वो प्रभु दशरथ के बारे में जब श्री राम को बताया था कि अब दशरथ जो है वो दुनिया के अंदर नहीं रहे, ठीक उसी तरीके से जो टाइगर किंग है वो भी अब मर चुका है। मतलब कि स्टार्टिंग में ही हमारे कल्कि साहब ने बता दिया कि टाइगर किंग अब जिंदा नहीं है, ठीक है। कह रहे तुम्हारी इच्छा होगी ऐसे इंसान से मिलने की, बट तुम मिल नहीं सकते। बहुत ही फन वे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद अपनी लिखावट के अंदर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये हमारे राजा जो है, हमारे द टाइगर किंग जो है वो पैदा हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है वो एक प्रिडिक्शन की थी कि एक दिन वो जो है वो मरेंगे। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोलते हैं कि ये वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेंगे, हीरोज ऑफ हीरो बनेंगे, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेंगे। लेकिन उसके बाद अपने ना थोड़े दांत से ना ऐसे बट बोल के वो कुछ कहना चाहते हैं, बट अपने दांत से थोड़े से भींचने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि जो हमारे राजा हैं वो जो है अंडर द स्टार विल वन डे मीट इज दैट, वो एक ऐसे नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं कि एक दिन उन्हें जो है मरना ही पड़ेगा। ये आसपास के एस्ट्रोलॉजर्स है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है, एक एक बिल्कुल ही चमत्कार सा होता है, एक आवाज आती है, ओ वाइज प्रोफेट्स, वो कहते हैं ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। यहाँ पे वो देख रहे कि जो बच्चा है वो बोल रहा है, अरे ओ एस्ट्रोलॉजर्स मेरी बात सुनो। वो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर का चीफ होता है वो अपने स्पेक्टेकल्स में ऐसे चश्मा नीचे निकाल के देखता है कि अरे ये इतना छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है।
तो यहाँ पे फिर वो क्या कहता है कि अब यहाँ पे जो बच्चा जो है वो क्या बोलता है, हमारा जो टाइगर है वो ये बोलता है, टाइगर किंग जो है वो ये बोलता है कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। तुम इसके लिए तुम्हारी प्रिडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस कुछ सेंस अगर ये तुम्हारी बातों के अंदर सेंस तब निकलेगी जब तुम ये बताओगे कि मेरे मरने का कारण क्या होगा। अब भाई लोग वहां पे देखते हैं कि 10 दिन का बच्चा जो कि ना केवल बोल रहा है बल्कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हमसे पूछ ले रहा है। तो ये बात प्रतिबंधपुरम के अंदर जो है एकदम से फैलनी शुरू हो जाती है कि भाई 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स रीजन देते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई जो हमारे प्रिंस है वो आर ऑफ बुल के अंदर पैदा हुए हैं। अब देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ होता होगा कि भाई आप जो है बुल के आर के अंदर पैदा हुए हो, और जो टाइगर और जो बुल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं। इसलिए आपका जो डेथ का कारण बनेगा वो टाइगर ही आपका बनेगा, ये एस्ट्रोलॉजर उनको बताते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारे टाइगर किंग होते हैं जब बिल्कुल पैदा 10 दिन के अंदर क्या बोलते हैं, टाइगर को मुझसे बचा के रखना। अब ये जो बात है पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम के अंदर फैल जाती है कि भाई 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल चुका है। तो इसलिए जो है ये जो अब बोला ना कि भाई स्टार्टिंग के अंदर हमारे कल की साहब बोलते कि आपका जो है इससे मिलने का मन करेगा, आपका खुद का मिलने का मन करेगा कि भाई 10 दिन का बच्चा बोल रहा है यार कौन है, जरा जिससे जाके देख कर आते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे क्राउन प्रिंस थे, मतलब जो कि जंग जंग बहादुर थे, वो अपना इंग्लिश काऊ का ही दूध पीते थे। जब वो ग्रो हो रहे हैं इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, ठीक है। उनकी इंग्लिश नैनी थी, ठीक है। उनको जो है पढ़ाने ही इंग्लिश मैन आते थे और वो इंग्लिश पिक्चर ही मूवीज वगैरह ही देखते थे। मतलब कि उस टाइम के, क्योंकि ब्रिटिश का राज जो है वो इंडिया के अंदर आ गया था, तो वहाँ पे उस टाइम पे जितने भी हमारे प्रिंस होते थे वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही अपना रहा करते थे। ठीक वैसे ही इनकी भी देखभाल जो है वैसी ही हुई है। फिर वो कहते हैं कि जब वो 20 साल के हुए तो जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि देखो अब जब हमारे राजा अंडर एज थे तो अंडर एज के अंदर जो है वो पूरा राज सिंहासन राजा के हाथ में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अभी उतने मैच्योर नहीं होते। तो जैसे ही वो 20 ईयर्स के वो मैच्योर हुए तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स जो है उन्होंने पूरा राज्य जो है वो महाराज के हाथ के अंदर, मतलब टाइगर किंग के हाथ में दे दिया। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या करती है, जब हमारा राजा प्रिंस हमारा जो क्राउन होता है वो छोटा होता है तब तक देखभाल राज्य की कौन करती है, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स करती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या होता है, अब क्योंकि राजा हमारे 20 साल के हो चुके हैं, उनके हाथ में राज्य आ चुका है, तो किंगडम के जितने भी लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को जो है याद करते हैं और स्लोली ये जो बात है महाराजा के कान तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो हमारे राजा हैं वो टाइगर्स को मारने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अपने जंगल के अंदर चले जाते हैं। और वो कारण ये देते हैं, मतलब कि अब ये देख लो कि उनके पास पावर है, अब वो पावर का मिसयूज करना शुरू करते हैं वो। और वो तर्क ये देते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अंदर तो काऊ को मारना भी जो है जायज है। ध्यान रखना बेटा, इंडिया के अंदर जो है हम गाय माता को पूजते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे कल्कि साहब ने लिखा है कि ये अपनी पावर के अंदर इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा लुप्त हो गए थे, मतलब ये लोगों के बारे में भी नहीं सोच रहे थे, जानवरों के बारे में भी नहीं सोच रहे थे। इन्होंने ये तर्क दे दिया कि सेल्फ डिफेंस में तो गाय को भी मारा जा सकता है, तो क्या मैं सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है वो टाइगर नहीं मार सकता, मैं बिल्कुल जो है टाइगर को मारूंगा। और अपना टाइगर का हंट करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। देन उसके बाद जो है वो अपना पहला टाइगर जो है मार देते हैं। फिर उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या ख्याल है तुम्हारा, मैंने इसको मार दिया। एस्ट्रोलॉजर उनको बोलता है कि महाराज आप भले ही 99 टाइगर को मार दो, लेकिन जो 100 टाइगर होगा ना, 100वां टाइगर होगा, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। ये वार्निंग, ये चेतावनी जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर राजा को देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे राजा ये कहते हैं कि मान लो अगर मैंने 100 क्या कहते हैं टाइगर मार दिए तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये कहता है कि मैं मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की किताबें है ना वो जला दूंगा। इनफैक्ट मैं अपना जो टफ्ट है, मतलब कि ऐसे उस समय पे ऐसे चोंटी रखते हैं ना पीछे, कहते हैं मैं अपनी चोंटी भी कटवा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे कल्कि साहब ये लिखते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है उसने बड़ी इनकोहेरेंट नोट के अंदर बात छोड़ी। इनकोहेरेंट मतलब कि ऐसी जो कि समझ में ना आए, तो हमें क्या समझ में आएगा। तो उसने बस इतनी बात बोली कि महाराज अगर ऐसा हो गया ना कि आपने 100 के 100 टाइगर मार दिए तो अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताब जला दूंगा, मैं अपनी चोटी तक कटवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। ये बात उसने कही। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है कल्कि साहब हमारे लिखते हैं कि उस दिन से प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर्स है वो सेफ हो गए, ठीक है। ये बहुत ही उन्हें आयरनिकली लिखा ये बात कि सेफ कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है एक नोटिस जारी किया, मतलब एक प्रोक्लेमेशन जारी किया राजा ने कि प्रतिबंधपुरम के अंदर अगर किसी ने भी महाराज के अलावा
टाइगर को पत्थर भी मारने की कोशिश की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाएगी, उसकी सारी वेल्थ, सारी प्रॉपर्टी जो है छीन ली जाएगी। तो इस तरीके से वो एक नोटिस जो है जारी करते हैं कि अब जो टाइगर को अगर कोई मारेगा तो वो राजा ही मारेगा, कोई और नहीं मार सकता। फिर उसके बाद जो है महाराजा का प्रॉपर फोकस सिर्फ किसी भी चीज में नहीं था, सिर्फ एक ही चीज पे था कि उन्हें टाइगर मारने। वो अपना मारना जो है शुरू करते हैं और बीच बीच में उनको कुछ रिस्क भी देखने को मिलता है जिसके टाइगर उन पे अटैक करते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से ही जो है वो टाइगर को मार देते हैं। मतलब कि स्ट्रांग है, बचपन से ही स्ट्रांग है भाई, बचपन का 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल ले रहा है, तो मतलब कि प्रॉपर वो राजा वाली क्वालिटी जिसके अंदर है, टाइगर को जो है मारते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि उनका जो साम्राज्य होता है, उन्हें लगता है कि मेरा साम्राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। राजा को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे जो अंग्रेजों का शासन था, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको हंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, वो आता है प्रतिबंधपुरम के अंदर कि वो, और वो कहता है कि मैं टाइगर को मारूंगा, उसके साथ फोटोग्राफ जो है क्लिक कराऊंगा, फोटोग्राफ जो है वो क्लिक कराऊंगा। महाराजा जो है उसको मना कर देते कि नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। महाराजा उनको ये बोलते हैं कि आप किसी बोर को मार दो, मतलब कि उस टाइम पे जो जंगली सुअर होते हैं, कह रहे हैं आप उसको मार दो, आप चूहे को मार दो, आप चाहो तो एक मॉस्किटो को मार दो, लेकिन आप एक टाइगर का हंट यहाँ पे नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी होते हैं, वो दीवान के पास जो है एक मैसेज पहुंचाते हैं। वो क्या बुझाते हैं कि जो दुराई, दुराई मतलब कि जो हमारे उस समय के ब्रिटिश ऑफिसर होते थे ना, उनको दुराई बोलते थे। उनकी वाइफ को क्या बोलते थे? दुराई सैनी। ठीक है, ये दुराई सैनी। तो कहते हैं कि वो जो दुराई है वो खुद जो है वो टाइगर को नहीं मारेंगे, टाइगर को आप मार दो, वो तो बस एक फोटोग्राफ जो है उसके साथ क्लिक करेंगे जिसमें वो अपना गन वन लेके जो है टाइगर के आसपास जो है वो खड़े रहेंगे, आप मार देना। लेकिन जो हमारे महाराज है वो उसके लिए भी मना कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि चलो ठीक है, मैंने इनको, मान लो कि मैंने इनको अलाउ कर भी दिया, इन फ्यूचर कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आएगा जो कि मेरे से ये बोलेगा कि नहीं भाई मैं ही मारूंगा, क्या कहते हैं, अपने टाइगर को मैं ही मारूंगा और मैं ही फोटो क्लिक कराऊंगा, इसलिए मैं किसी को परमिशन दे ही नहीं रहा। तो वहाँ पे उनको परमिशन नहीं दिलते मिलती है, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है कि आप जो है यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अब उनको चिंता तो होती है क्योंकि कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का है। राजा को लग रहा है कि यार अगर मैंने अभी मना तो कर दिया, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, मेरे हाथ से मेरा साम्राज्य चला जाएगा। तो वो अपने दीवान के साथ बैठ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं सारी, कि दीवान साहब क्या करना चाहिए आप बताओ। तो यहाँ पे वो एक जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सोल्यूशन निकालते हैं। वो एक टेलीग्राम भेजते हैं। टेलीग्राम वो व्हाट्सएप वाले टेलीग्राम नहीं, कह रहा मेरे बच्चे, टेलीग्राम मतलब उस समय पे जो लिख के भेजा जाता था, वो भेजा जाता है कहाँ पे? ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स जो कि कैलकटा के अंदर है, उनको जो है वो टेलीग्राम भेजा जाता है और उनसे बोला जाता है कि अपनी जो है एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स की डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की जो है वो सैंपल्स भेजो। तो लगभग उनके पास जो 50 सैंपल्स जो है वो आते हैं। ठीक है, 50 सैंपल्स आते हैं जो कि वो दुराई सैनी मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है उसके पास भेजते हैं, क्योंकि महाराज का ऐसा मानना है कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ अगर खुश है तो ब्रिटिश ऑफिसर खुश है। तो ऐसे करके वो 50 सैंपल जो है वो उनके पास भेजते हैं और बदले में उनको एक लेटर मिलता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो दुराई सैनी होती है, हमारे महाराज को ये लगता है कि भाई मैं 50 सैंपल भेज देता हूँ, उसमें से एक दो जो भी महारानी उसको दुराई सैनी को पसंद में आएगी वो ले लेगी, बाकी की भिजवा देगी। लेकिन दुराई सैनी इतनी चालाक है, इतनी ज्यादा लालची कि वो 50 की 50 ही रिंग रख लेती है और बदले में एक नोट भेज देती है, थैंक यू वेरी मच। उस समय पे महाराज को जो है वो 3 लाख रुपए का बिल आता है। 3 लाख रुपए आज भी बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उस समय पे 1954 के टाइम के आसपास देख लो, 3 लाख रुपए का बिल जो है वो महाराज को आता है। लेकिन महाराज बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, 3 लाख का बिल तो आया, लेकिन मैंने मेरे राज्य को जो है वो बचा लिया। देन उसके बाद क्या होता है, 10 साल के अंदर अंदर वो जो है लगभग लगभग 70 टाइगर मार देते हैं और अब उनके एरिया के अंदर जो है वो टाइगर खत्म होना शुरू हो जाते हैं प्रतिबंधपुरम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत ही फन वे के अंदर, बहुत ही सटारिकल तरीके से हमारे कल के साथ क्या लिखते हैं कि टाइगर तो ऐसे हो गए कि भाई जैसे कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो प्रतिबंधपुरम के अंदर। अब टाइगर मिल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया, या तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, या वो सिंपली जो है वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनका मन है कि ब्रिटिशर ही मुझे मारेंगे। बहुत ही फन तरीके से वो बात को लिख रहे हैं, मतलब कि वो ये दिखा रहे हैं कि अब प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर नहीं बचे। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे वो अपने दीवान साहब को महाराज जो है बुलाते, बोलते हैं कि दीवान साहब तुम्हें पता है ना कि अभी भी 30 टाइगर जो है जो है बचे में, और वो गन जो है वो पॉइंट कर रहे होते हैं दीवान की तरफ। तो यहाँ पे दीवान को लगता है अरे मेरे को तो नहीं मार देंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, दीवान साहब बोलते हैं कि सर महाराज मैं कोई आपका टाइगर थोड़ी ना हूँ। वो बोलता है कि भाई मैं तेरे को टाइगर क्यों कह रहा हूँ। तो फिर कहता है कि क्या कहते हैं कि मैं टाइगर नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि भाई
किसने बोला कि तू टाइगर है? तो दीवान कहता है कि सर महाराज मैं आपकी बंदूक भी नहीं हूँ। उसको लग रहा है कि तू बंदूक बनेगा, तेरे को पकड़ पकड़ के जो है जंगल में फेंकूंगा और तू जो है टाइगर को ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो महाराज, मैं तो बंदूक भी नहीं हूँ। तो कहता है, महाराज बोलते हैं कि तू ना ही टाइगर है ना ही बंदूक है दीवान साहब, मैंने तुम्हें किसी और रीजन के लिए यहाँ पे बुलाया है। वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं शादी करना चाहता हूँ। अब दीवान को लग रहा है कि शादी, मुझसे शादी तो नहीं करेंगे ये। तो यहाँ पे बोलता है कि महाराज मेरी तो ऑलरेडी दो दो वाइफ है, इफ आई मैरी यू, मतलब वो कुछ बोलना चाहते हैं। इतने में महाराज बोलता है, अरे क्या बकवास बात कर रहा है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। द महाराजा इंटरप्ट, व्हाई वुड आई मैरी यू, कहते मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, आई वांट इज अ टाइगर, कहते मुझे जो चाहिए वो है एक टाइगर। अब दीवान को लग रहा है कि है महाराज जो एक टाइगरेस से शादी करेंगे। तो दीवान यहाँ पे बोलते हैं, उनको रीजन देते हैं कि महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, थोड़ा सा सोचो, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने जो है वो स्वॉर्ड से, मतलब कि जो बंदूकें हैं, जो कि तलवार है, उनसे शादी की है। इफ यू लाइक यू मैरी द गन, अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम एक बंदूक से शादी कर सकते हो। किंग इज इनफ फॉर द स्टेट, एक किंग जो है स्टेट के लिए इनफ है। वी डोंट नीड अ टाइगर क्वीन टू, हमें जो है टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। तो मतलब थोड़ी सी फन वे के अंदर जो उन्होंने हमारे कल के सामने यहाँ पे बातें जो है वो लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो महाराज जो है जोर जोर से हंसते हैं, बोलते हैं कि मेरे भाई, ना ही मुझे टाइगर से शादी करनी, ना ही मुझे बंदूकों से शादी करनी, मुझे तो एक ह्यूमन से ही शादी करनी है, एक लड़की से ही शादी करनी है जो कि ह्यूमन हो। तुम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है आसपास के शहर के अंदर कहाँ पे ज़्यादा है, वो वाली एक रिपोर्ट, मतलब इस तरीके की रिपोर्ट मेरे लिए बना के दो, और मैं उसी रॉयल फैमिली के अंदर उसी लड़के से शादी करूंगा जिसके एरिया के अंदर काफ़ी सारे जो है वो टाइगर्स होंगे। तो दीवान जो है ऑर्डर को फॉलो करता है और एक क्या कहते हैं एक परफेक्ट गर्ल ढूंढ लेता है जहाँ पे जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद जो है वो महाराज अपने रानी से शादी कर लेते हैं, और वो जब जब अपने ससुराल जाते हैं, अपने इन लॉज के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा से 5 या 6 टाइगर मार के ही आते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स की जो स्किन है वो अपने राजमहल के अंदर वो टाक देते हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हो, 99 टाइगर जो है वो टाक देते हैं। अब जो है उनको एक 100वां टाइगर जो है वो नहीं मिलता। उनकी एंजाइटी जो है वो बिल्कुल ही चरम सीमा पे है, बिल्कुल ही कि भाई मेरे को 100वां टाइगर नहीं मिल रहा, मुझे 100वां टाइगर लेके दो, बहुत ही ज्यादा एंगर के अंदर होते हैं। देन उसके बाद उनके जो फादर इन लॉ के किंगडम के अंदर भी जो टाइगर होते हैं वो भी अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और मतलब कि कोई टाइगर मिल ही नहीं रहा है। और ये चीज सोच सोच के महाराज को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है। देन उसके बाद जो है अब उन्हें एकदम से जो है वो जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर का जो चीफ है उसके आगे लेट लिखा हुआ है, मतलब कि अब वो टाइम है, अब वो टाइम आ चुका है कि जो एस्ट्रोलॉजर का जो चीफ है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, कि भाई उसको याद आता है कि भाई उसने 99 टाइगर्स को जो मार दिया है, ठीक है, और उसने बोला था कि उसको 100वें टाइगर से बच के रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फिर वो हमारे जो क्या कहते हैं कल की साहब है, थोड़े फन वे के अंदर लिख रहे हैं कि भाई टाइगरेस का दूध मिलना फिर भी आसान है, लेकिन यहाँ पे टाइगर, एक जिंदा टाइगर मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ा चढ़ा के बात को यहाँ पे लिखता है। हाइपरबोले एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के चीज़ों को लिख देना। तो उस तरीके से उन्होंने बड़ा चढ़ा के यहाँ पे कल के साहब ने बातों को लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो एकदम से कुछ गाँव के लोग उनके पास भागे भागे जो है वो राजा के पास आते हैं कि महाराज हमारे जो है एरिया की जो भेड़ें हैं ना वो एकदम से गायब होनी शुरू हो गई। अब एरिया की भेड़ें गायब होनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई जानवर उन पे अटैक कर रहा है। और वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बात कंफर्म है कि जो मियान साहब है और जो वीरासामी नेकर है, मतलब कि ये दो ऐसे लोग हैं, ध्यान रखना इस स्टोरी के अंदर, जो कि भेड़ को खाते हैं। ठीक है, कि ये बिल्कुल कंफर्म है महाराज कि इन दोनों ने ऐसा काम नहीं किया, ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो टाइगर है। ठीक है, वो भागे भागे जो है वो अपने महाराज के पास आते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी भेड़ें जो है गायब हो रही है। तो महाराज बिल्कुल खुश हो जाते हैं बात सुन के कि अच्छा ऐसा है। वो खुशी के अंदर जो है उस एरिया के 3 साल का जो टैक्स है वो फ्री कर देते हैं। कहते हैं मैं इतना खुश हुआ आज और मैं ये कहता हूँ कि इस एरिया का जो 3 साल का टैक्स है वो मैं माफ करता हूँ। और टाइगर को मारने के लिए महाराज जो है वहाँ पे चले जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, उस जंगल के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पे उनका गुस्सा जो है और ज़्यादा बढ़ता रहता है क्योंकि उन्हें वो टाइगर वहाँ पे मिलता नहीं है। और वो गुस्से के अंदर अंदर जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी जॉब्स, उनको जॉब से निकाल देते हैं। मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपना गुस्सा जो है लोगों पे निकाल रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट उनकी जॉब से फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी अपनी पावर का मिसयूज वो यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो एक दिन तो ये आता है क्योंकि उन्हें टाइगर मिलता नहीं है, तो उसी एरिया का जिसका टैक्स जो उन्होंने माफ किया था वो ये ऑर्डर देते हैं महाराज कि भाई इस जगह का जो टैक्स है ना अब वो मैं डबल कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइगर नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे इसका जो टैक्स है वो डबल कर दूंगा। तो फिर उनका दीवान जो है वो ने ये बताता है कि महाराज ऐसा मत करो, कि अगर ऐसा हो गया ना तो हमारा जो एरिया का, जो हमारे इस राज्य का जो कंट्रोल है ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो दीवान को रिप्लाई दिया जाता है कि अगर ऐसा हो गया दीवान, तो ध्यान रखना तुझे भी तेरी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि महाराज को कुछ भी नहीं सूझ रहा, लोगों की जिंदगी, भाई लोगों का घर जो है उस जॉब से चल रहा होता है, कितने लोगों को जो है वो जॉब से निकाल देते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है, वो मतलब ही हो जाता है, उनको अपने बारे में दिखता है सारा, कि बस मैं जिंदा रहना चाहिए, मुझे वो 100 टाइगर मिलना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये सिंपल सा जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। आप देख सकते हो कितने सारे ऑफिसर्स वगैरह की जो है जॉब वगैरह यहाँ पे से निकल रहे, बेचारे सब जो है वो नाराज खड़े हैं, उदास खड़े हैं। अब उसके बाद जो है दीवान अपने घर पे आता है एक दिन, तो वो क्या करता है कि अपना जो है एक टाइगर को मंगवाता है, ठीक है। वो अपने पीपल्स पार्क इन मद्रास में से एक ओल्ड टाइगर को जो है मंगवाता है और अपने घर के अंदर जो है छुपा के रख देता है, ठीक है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे वो क्या करता है, वो और उसकी वाइफ उसको जो है घसीट के गाड़ी की जो है वो गाड़ी के अंदर जो धक्का दे देते हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर जो पुश करते हैं, गाड़ी के अंदर बिठाते हैं। और उसके बाद जो हमारा दीवान होता है, मतलब राजा का जो राइट हैंड होता है, वो उसको जो है गाड़ी को लेके अपना जो है क्या कहते हैं, एक जंगल की तरफ आ जाता है, कि जहाँ पे राजा हंट कर रहा होता है ना, उसके पास ही आके जंगल के अंदर उस टाइगर को, ओल्ड टाइगर को छोड़ देता है, ताकि लोगों की जॉब ना जाए, दीवान की जॉब ना जाए, ठीक है। तो अब जब वो उसको छोड़ रहा होता है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइगर है वो सत्याग्रह कर देता है। सत्याग्रह का मतलब वो इतना बूढ़ा होता है बेचारा वो, कि उसके अंदर इतनी जान भी नहीं होती कि वो खुद उतर के गाड़ी से नीचे आ जाए, उसको जो है ऐसे पुश कर करके, धक्का कर करके जो है वो गाड़ी से नीचे जो उतारा जाता है, ठीक है। तो उसको जो है वो ग्राउंड पे छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो क्या होता है कि वो ओल्ड बूढ़ा टाइगर जो होता है वो महाराज को दिखता है, और महाराज जो है वो उससे उस पर गोली जो है वो मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो गोली मार देते हैं, और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैंने जो है 100 टाइगर को मार दिया, मेरी जो शपथ थी वो मेरी शपथ जो है कंप्लीट हो गई। अब इसका जो है वो बिल्कुल ढोल नगाड़ों से इसको जो है लेकर आओ, और वहां पे जब अपनी जो है वो गाड़ी वाड़ी छोड़ के महाराज जो है बिल्कुल खुशी खुशी अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं, अपने जो है वो महल की तरफ निकल जाते हैं, सॉरी, कि भाई मैंने जो है वो 100 टाइगर्स मार दिए। लेकिन जैसे ही वहाँ के हंटर्स जो है उसको उठाने के लिए आते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि जो टाइगर है वो अभी भी जिंदा है। उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो बुलेट है ना, वो मिस हो गई थी महाराज से, और क्योंकि टाइगर इतना बूढ़ा है, तो वो उस दहशत से ही क्या हो गया था, फेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सबके मन के अंदर डर होता है कि हम, अगर हमने ये न्यूज़ जो है वो महाराज को दे दी, तो हमारी जॉब जो है वो चली जाएगी। तो उनमें से क्या होता है कि कोई एक जो हंटर होता है, वो क्या करता है कि वहाँ पे जो है वो जस्ट 1 फुट दूर से एक गोली चला देता है, और टाइगर को वहाँ पे मार देता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है उसको प्रॉपर जो है वो ढोल नगाड़ों से लेके आया जाता है, और जहाँ पे उस 100वें टाइगर को दफनाया जाता है, वहाँ पे उसका एक टुम्ब भी जो है वो बनाया जाता है। देन उसके बाद आगे क्या होता है, अब महाराज बिल्कुल खुश है। अब कुछ समय बाद जो उसके बेटे का बर्थडे आता है, ठीक है, थर्ड बर्थडे आता है उसके बेटे का, ठीक है, और वो जो अपना सेलिब्रेशन वगैरह करता है, तो वो अपना जो है शॉपिंग सेंटर, प्रतिबंधपुरम की जो शॉपिंग सेंटर होता है ना, बाजार वगैरह के अंदर, वहाँ पे जाता है, और उसके लिए जो है स्पेशल गिफ्ट जो है वो ढूंढ रहा होता है। तो उसको जो है एक क्या मिलता है, वुडन टाइगर मिलता है, ठीक है, वुडन का एक लकड़ी का जो टाइगर मिलता है। वो सोचता है कि हाँ, ये जो है मेरे बेटे के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। तो यहाँ पे वो दुकानदार से पूछता है कि भाई क्या दाम है इसका। तो दुकानदार वैसे जो उसका जो दाम होता है वो कितना होता है, 2 आना होता है, 2 आना एंड अ क्वार्टर। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी 1 रुपए 2 रुपए चलते हैं ना इंडिया के अंदर, उस जमाने पे आने चलते थे। मेरी मम्मी भी इनफैक्ट बताती है कि 1 आने के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती थी, 2 आने के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती थी। तो आप ऐसे समझ लो कि 2.25 है ना, 2.25 आना जो है उतने का वो जो है वो उसकी कीमत थी एक्चुअल में। लेकिन दुकानदार ये बोलता है कि अगर मैंने इतनी कम कीमत महाराज को बताई, तो महाराज मुझे पनिशमेंट देंगे अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो इसलिए वो जो है यहाँ पे दुकानदार महाराज को ये बताता है कि महाराज ये तो बहुत ही बढ़िया एक कारीगरी है, कारीगर ने बहुत ही अच्छे से बनाया है, ठीक है, और बार्गेन करने के बाद ये जो है आपको 300 रुपये का पड़ेगा। तो महाराज खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, 300 रुपये का है, ये लो 300 रुपये, और आप जो है मुझे ये टाइगर दो। और बड़ा खुशी खुशी जो है टाइगर को लेके वो जाते हैं। तो जब वो उनसे खेल रहा होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टाइगर होता है वो कोई बढ़िया कारपेंटर ने बनाया नहीं होता। उसमें से, क्योंकि वो लकड़ी का है, तो उसमें से कुछ ना कुछ फांस, जो फांस होते हैं, लकड़ियां जो होती है वो छोटी छोटी निकली होती है उसमें से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिटिल पीस ऑफ वुड होता है, मतलब कि एक छोटा सा जो क्या कहते हैं उसको, फांस होती है,
वो महाराज के जो है वो राइट हैंड के अंदर लग जाती है। महाराज खेलते खेलते अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं तो उनके राइट हैंड के अंदर लग गई, तो क्या करते हैं अपने लेफ्ट हैंड से उसको राइट हैंड के अंदर जो फांस लगते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे के साथ जो है खेलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका राइट हैंड जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि पूरे हाथ के अंदर जो है पस पड़ जाती है वो जो है वो फांस लगने से, और 4 दिन के अंदर जो है वो काफ़ी सारा जो इन्फेक्शन होता है उनके हाथ तक पूरे में फैल जाता है। तो क्या होता है, मद्रास से 3 फेमस सर्जन को जो है बुलाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं अपनी सर्जरी करते हैं। तो सर्जन जब बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और महाराज जो है वो मर गए हैं, महाराज जो है अब जिंदा नहीं है। मतलब कि आप ये देख रहे हो कि सौवा टाइगर कौन था, सौवा टाइगर था एक लकड़ी का, उसने सारा बदला जो है पूरा लिया। मतलब कि वो जो उनकी एंसेस्टर्स क्या कहते हैं उनकी जो प्रिडिक्शंस थी, उनके प्रिडिक्शंस जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ट्रू साबित होते हैं। इस तरीके से जो 100 टाइगर ने उसने अपना एक फाइनल रिवेंज लिया। रिवेंज किसका, वो जो 99 टाइगर्स उसने मारे थे उन सब का बदला एक 100 टाइगर जो कि लकड़ी का है उसने लिया था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एक बात बताई थी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा बुनोगे वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है वो रिवेंज यहाँ पे लिया गया। और उसके बाद यहाँ पे ये पता चलता है द आयरनी ऑफ महाराजाज डेथ इज दैट द पर्सन हु कंसीडर्ड हिमसेल्फ ग्रेटर देन नेचर, महाराज खुद को क्यों जो है वो प्रकृति से बड़ा समझता था, नेचर से बड़ा समझता था, हु अमेज एवरीवन बाय स्पीकिंग इन जस्ट 10 days, जिसने सबको चौंका दिया था अपनी धरती पे सिर्फ 10 दिन हुए थे उसको आए हुए, और वो बात कर करके लोगों को चौंका रहा था। हु नेवर वैल्यूड एनी लिविंग बीइंग, जिसने किसी लिविंग बीइंग की जो है वैल्यू नहीं की, ना ही उसने जानवर की वैल्यू की, ना ही उसने इंसानों की वैल्यू की, इंसानों को भी तो जॉब से निकाल रहा था। एंड नेवर कंसीडर्ड एनीवन और एनीथिंग बिगर देन हिज ओन ड्रीम्स, किसी को भी खुद के सपने से ज्यादा उसने बड़ा समझा ही नहीं। सच अ पर्सन वॉज किल्ड बाय अ वुडन टॉय, ऐसे इंसान को एक लकड़ी के टॉय ने, एक लकड़ी के खिलौने ने जो है मारा। नेचर ने उसको ये शो किया कि किसके पास एक्चुअल में बड़ी पावर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, नेचर के पास ही बेटा सबसे बड़ी पावर हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। तो ये हमने जो है चैप्टर से सीखा। अब मॉरल वैल्यूज़ की बात कर लेता हूँ कि हमें नेचर को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानवरों को मारने जो है आपने शुरू कर दिया। फेट इज़ इनएविटेबल, यू कैन नॉट एस्केप डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी के अंदर जो लिखा है उससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है। प्राइड लीड्स टू रून, मतलब कि जो घमंड है वो हमेशा से चीज़ों को खराब कर देता है। आपका जो एरोगेंस होता है, आपका जो ऑब्सेशन होता है, वो जो है आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। हमें जो है पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हमें जो है वो क्रिटिकली सोचना चाहिए। मतलब कि जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं, जो कि सुपरस्टिशियस होते हैं, हमें उनके ऊपर सवाल करने चाहिए, ठीक है। क्रिटिकली रैशनली हमें लॉजिकली सोचना चाहिए चीज़ों को लेकर। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज़ हमें जो इससे देखने को मिलती है यहाँ पे। अब मैं अगर टाइगर की बात करूँ तो टाइगर क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है फेट, ठीक है। वो सिंबलाइज करता है डेथ को, वो और सिंबलाइज करता है पावर को, क्योंकि टाइगर के अंदर पावर होती है। वो प्राइड को जो है सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे महाराजा जो है वो ईगो और मिसयूज ऑफ पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो वुडन टॉय टाइगर है वो सिंबलाइज कर रहा है आयरनी को, द ट्रू कॉज ऑफ द डेथ, ठीक है। ये हमारा आयरनी को सिंबलाइज यहाँ पे कर रहा है। देन उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर के टाइटल की बात करता हूँ कि यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है बेटा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है वो महाराजा का ऑब्सेशन था 100 टाइगर्स को मारना, इसलिए यहाँ पे जो है वो टाइगर किंग हमने जो है वो टाइटल यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे उसका निकनेम भी जो है वो टाइगर किंग जो है वो लोगों ने दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन दी हुई थी कि इसको टाइगर ही मारेगा और महाराजा का मरने का कारण टाइगर बनेगा, इसलिए द टाइगर किंग ही उसका नाम जो है रख दिया था। और जो है आयरनिकली एक टॉय टाइगर जो है वही उसको मारता है। तो ये जो टाइटल है अपना, जिसके अंदर प्रॉपर सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रॉपर मेन थीम है इस टाइटल के अंदर, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर अप्रोप्रिएट होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई और टाइटल हो सकता था तो वो क्या हो सकता था, द 100 टाइगर, ये भी इसका एक टाइटल अप्रोप्रिएट हो सकता था, जिसके अंदर प्रॉपर पूरा सेंट्रल फोकस है स्टोरी का। द किंग्स मिशन टू किंग 100 टाइगर्स, जो किंग का मिशन था कि उसको 100 टाइगर को मारना है ताकि वो डेथ से बच सके, ठीक है। वाइल ही सक्सीडेड इन किलिंग 99, वो 99 टाइगर्स को तो मार देता है, लेकिन आयरनी जो है वो 100 टाइगर के अंदर छुपी होती है, जो कि लकड़ी का खिलौना होता है, वो उसकी मौत का जो है कारण बनता है। तो इसलिए जो 100 टाइगर है ये भी यहाँ पे टाइटल अपना अप्रोप्रिएट बैठता है। तो ये था बेटा पूरा प्यारा सा चैप्टर। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स जो है वो मैंने ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो डाल दिए हैं। और जाते जाते एक हैशटैग रियाज ही राज है आप हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि जब आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे, जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा करोगे, तो लोग आएंगे आपके पास पूछेंगे कि क्या राज है, फिर आप उनको बोलना
कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।